हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, जलज, नीरज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंकज, जलज और नीरज ये सभी जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है अमर, अजर, अमिट या अटल। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होगा अमर। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द अमर है। ऑप्शन नंबर ए। साथियों बहुत कम दिन बचा है आप लोगों का एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित न छूटे। अगला प्रश्न है राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? पुस्तक, पढ़ता, राम या है। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक पढ़ने का काम राम करता है, इसलिए राम जो है यहाँ करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है कि राम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। साथियों नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, तो नीलकंठ में जो है समास जो है साथियों वह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? यहाँ जो कवयित्री शब्द है साथियों यह स्त्रीलिंग रूप है, इसका पुल्लिंग जो है वह कवि होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है कि कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप जो है वह कवि होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा? पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय या सर्वनीय। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द पठनीय होगा, यानी जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द पठनीय होता है। जो लिखने योग्य हो उसके लिए लेखनीय होगा। जो दर्शन करने योग्य हो दर्शनीय होगा और सुनने योग्य को श्रवणीय कहते हैं। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, यहाँ आप लोग बताएंगे कि जलद का पर्यायवाची क्या है? बादल, नदी, समुद्र या तालाब। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जलद जो है वह बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए। जलद को ही साथियों बादल भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची शब्द मेघ भी होगा, इसे भी याद रखेंगे। और नदी का साथियों इसको तटिनी, सरिता भी कहा जाता है। समुद्र का जो है साथियों सागर होगा और तालाब का सरोवर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि रात दिन में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। रात और दिन जो है साथियों वह द्वंद्व समास है। उसी तरह भात दाल यह भी द्वंद्व समास है। अब साथियों जो संख्यावाची शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मधु, मधुरता, मधुरी या मधुरीम। तो इसका सही उत्तर होगा कि मधुर का भाववाचक मधुरता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मधुर का भाववाचक मधुरता होगा। ऑप्शन नंबर बी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर
10 करा है साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, सूर्य, दांत या कर्म। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से जो तद्भव शब्द है वह दांत है। दांत जो है वह तद्भव है, बाकी अग्नि, सूर्य और कर्म जो है यह तत्सम शब्द है। इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है मुझे घर जाना है। वाक्य में मुझे जो है वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे यहाँ साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा राजपुत्र में साथियों कर्मधारय समास है। ध्यान रखेंगे, राजपूत अर्थात राजा का पुत्र, जो साथियों कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ साथियों शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सन्यासी शब्द जो है ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 करा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 14 कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो साथियों संधि जो है संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ध्यान रखेंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो यहाँ दयानंद पूछा है साथियों, तो दयानंद जो है वह दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी 14 नंबर का सही उत्तर होगा। स्वर संधि के साथियों 5 भेद हैं, गुण, दीर्घ, यन, अयादि। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ये जो शब्द है साथियों पवित्र, इसमें कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा अयादि संधि। ऑप्शन नंबर डी पवित्र में साथियों अयादि संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी इति जोर आदि है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा इति जोर आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि निर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि निर्थक का जो सही संधि विच्छेद होगा वह निहि जोर अर्थक होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी निहि जोर अर्थक निर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 18 का रहा है लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा देशज शब्द है। लोटा शब्द जो है साथियों वह देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 करा है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों यथार्थ शब्द में जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 करा है दानवीर शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों दानवीर शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 करा है महापुरुष में कौन सा समास है? तो साथियों महापुरुष में जो है वह कर्मधारय समास है। समास से संबंधित कई प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 करा है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्यामती, विद्यावंती, विदुषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वह विदुषी होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर विदुषी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर
23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ कह रहा है साथियों कि चूहा बिल से बाहर निकला, यानी चूहा बिल से बाहर निकल गया, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों, कारक की जो संख्या है वह 8 है और संज्ञा के 5 भेद हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 का है आपसे पूछ रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो यहाँ भी जो है साथियों कि लड़का पेड़ से गिरा, तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें जो कारक है वह अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।